विवेक की कंपनी उसे 5 सालों के लिए अमेरिका भेज रही थी। विवेक की पत्नी शालिनी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, उसने विवेक से साफ कह दिया कि उसे अमेरिका जाना है तो जाए। वह उसकी पत्नी है, इसलिए उसके साथ उसके घर में रहती थी। लेकिन उसके जाने के बाद उसे उसके माता पिता से कोई सरोकार नहीं और वह अपने सरकारी आवास पर चली जाएगी अपने बच्चों को लेकर। विवेक ने बोला, ऐसा मत करो शालिनी प्लीज़। मानता हूँ मम्मी पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वे बूढ़े हो गए हैं, वे अकेले अब कैसे रहेंगे। शालिनी ने बोला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे माता पिता है, तुम जानो। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने सरकारी आवास पर जा रही हूँ। विवेक को पता था कि शालिनी किसी भी कीमत पर उसके विदेश जाने के बाद उसके घर में नहीं रहेगी और उसे ये भी पता था कि शालिनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। विवेक 5 सालों के लिए अमेरिका चला गया और उसी दिन शालिनी अपने बच्चों को लेकर अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो गई। कामनी देवी और जगमोहन जी अपने घर में अकेले रह गए। हालांकि घर में कामकाज के लिए नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वे एक समय पर आकर अपना काम करके चले जाते थे। दिन भर इतना बड़ा घर उन दोनों को काटने को दौड़ता था। ऊपर से दोनों की उम्र 65-70 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। विवेक 5 सालों के बाद आने वाला था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। आखिर उन्होंने मजबूर होकर एक निर्णय लिया। कामनी देवी और जगमोहन जी अपने घर पर ताला लगाकर एक वृद्ध आश्रम में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर उनके हम उम्र काफ़ी लोग मिल जाते हैं और उनका वक्त गुजर जाता। अकेलापन जो घर में काटने को दौड़ रहा था, उससे भी वे बच जाते। करीब 1 महीना बीत गया और अब धीरे धीरे जगमोहन जी और कामनी देवी वृद्ध आश्रम में रहने के अभ्यस्त हो गए थे और उनका मन लगने लगा था। विवेक अमेरिका से फ़ोन करके उनका हाल चाल लेता रहता था। उन लोगों ने बता दिया था कि वे लोग वृद्ध आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। सब तरह से सुविधाएं हैं। विवेक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और ना ही वह शालिनी को मजबूर कर सकता था अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। इधर आश्रम में एक दिन सुबह सुबह सब लोग एक कमरे के बाहर खड़े थे। जगमोहन जी और कामनी देवी ने पूछा, क्या हुआ? तो सबने बताया कि इस कमरे में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। पिछले कई सालों से यहीं पर हैं। आज उनकी मृत्यु हो गई। करीब 95 साल की उम्र थी। जगमोहन जी ने अंदर जाकर देखा तो वे हतप्रभ रह गए। जगमोहन जी के सामने जानकी देवी की लाश पड़ी हुई थी। जगमोहन जी और कामनी देवी जोर जोर से रोने लगे और सोचने लगे, हमारे कर्मों का फल मिलना ही था। देखो, आज हम खुद वहीं पहुंच गए जहां हमने माँ को भेजा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जगमोहन जी ने वृद्ध आश्रम के कार्यालय में बात की और जानकी देवी का अंतिम संस्कार करने की परमिशन मांगी। इस पर कार्यालय के कर्मियों ने कहा, जी हम आपको ऐसे परमिशन नहीं दे सकते। जगमोहन ने कर्मचारियों से अनुमति ली और माँ का अंतिम संस्कार किया और साथ ही साथ सुकून भी था कि चलो माँ को इस जीवन से मुक्ति तो मिली। बहुत कष्ट देखे थे माँ ने इस जीवन में, जो ये दुख खुद उनके बेटे बहू ने दिया था। माँ की सारी संपत्ति हड़प कर माँ को वृद्ध आश्रम में लाकर रख दिया। उन्हें अतीत की एक एक बात याद आ रही थी। आसपास के बुजुर्ग उनके पास आकर बोल रहे थे, आपने तो बहुत अच्छा किया, एक बुजुर्ग औरत का अंतिम संस्कार किया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अब जगमोहन जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने बोला, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही नीच घटिया इंसान हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं पता।
जरूरी नहीं कि आश्रम में रहने वाले सारे लोग बेटा बहू के सताए हुए ही हो। कुछ हमारे जैसे घटिया लोग भी होंगे जिन्होंने अपने माता पिता को भी सताया और अपने बेटे बहू को भी सताया, और ईश्वर ने उन्हें उनके कर्मों का फल देने के लिए यहाँ भेजा। मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर काबिल बनाया और मैंने अच्छी नौकरी प्राप्त की। जानकी देवी, जिनका मैंने अंतिम संस्कार किया है, वे मेरी माँ है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है। अब तो सब लोग हैरान हो गए। जगमोहन जी ने आगे बोला, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कामनी से कर दी। मैं कामनी की खूबसूरती में आ गया और जोरू का गुलाम बनकर रह गया। कामनी देवी ने मिलकर अपने माँ पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। उसने माँ का जीना मुश्किल कर दिया। फिर कुछ ही दिनों में उसने बोला कि वे मेरी माँ को नहीं रख सकती और उनकी आवश्यकता भी क्या है घर में। और मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और माँ को लाकर यहाँ वृद्ध आश्रम में रख दिया। कामनी देवी की आंखों में आंसू थे और वे बोल रहे थे, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है। हमने विवेक की शादी की, अच्छा खासा दहेज लिया था अपनी बहू शालिनी के मायके वालों से। मैंने बहू को एक दिन भी चैन से घर पर नहीं रहने दिया। मैंने अपनी सास के साथ भी गलत किया, बहू के साथ भी। ना उसे कभी ढंग से खाना खाने दिया, ना कभी ढंग से आराम करने दिया। हर वक्त घर पर कामों में फंसा कर रखती थी। किसी तरह से बेचारी जीवन काटती थी। बेटे को हमने मजबूर कर रखा था कि अगर वह हमें छोड़कर जाएगा तो हम दोनों जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए वह पत्नी और हमारे बीच फंस चुका था। इस बीच मेरी बहू 2 बार गर्भवती हुई। पूरे 8 महीने तक मैंने बहू से घर पर सारे काम करवाए और 9वें महीने में डिलीवरी के लिए उसे मायके भेज देती थी, ताकि मुझे बहू और उसके बच्चे के लिए कुछ करना ना पड़े। और 9वें महीने में बहू भी घर का कोई काम नहीं कर पाएगी। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी। डिलीवरी होने के बाद जब जब उसकी माँ अपनी बेटी और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखकर उन्हें तंदुरुस्त कर देती थी, तब मैं उसे तुरंत मायके से ससुराल बुला लेती, ताकि वह आते ही घर पर सारे काम संभाल ले और मैं आराम से अपना हुक्म चला सकूं। वह पढ़ने में होशियार थी। रात में वह जाग कर पढ़ाई किया करती थी। अपने मेहनत के बल पर 3 साल पहले उसने PCSJ की परीक्षा पास कर ली और जज बन गई। ये बात पता चलने पर भी हमने घर में बहुत हंगामा मचाया कि शालिनी नौकरी नहीं ज्वाइन करेगी, लेकिन अब शालिनी अड़ गई थी। अब तक मेरे अत्याचार से वे मजबूत पत्थर बन चुकी थी और काफ़ी तेज भी हो चुकी थी। उसने साफ साफ कह दिया कि नौकरी तो वह हर हाल में ज्वाइन करेगी। मुझे और जगमोहन जी को समझ में आ चुका था, अब हमारा जोर शालिनी पर नहीं चलने वाला। शालिनी को सरकारी आवास मिल गया था और वह उसमें जाकर रहना चाहती थी, लेकिन विवेक से वह बहुत प्यार करती थी, क्योंकि विवेक ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। इसलिए सिर्फ विवेक के खातिर वह उसके साथ उसके घर में, यानी कि हमारे घर में रह रही थी। लेकिन अब वह हमारी कोई हैकड़ी नहीं सहती थी। भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन पैसों के बल पर हम अपना परिवार वापस नहीं जोड़ सकते। आज हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया है और हमें बोलने में जरा भी संकोच नहीं है। वृद्ध आश्रम के सारे बुजुर्ग हैरान थे और कुछ बुजुर्ग अपने अतीत में भी जा चुके थे। उन्हें भी अपना अतीत और अपने कर्म याद आ रहे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।